I'll be sharing with you the series of lectures on endocrine system. Lecture will be bilingual, जिसमें हम जो है बोथ इंग्लिश और हिंदी में बात करेंगे और आप तक जो भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो एंडोक्राइन सिस्टम है, व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइनोलॉजी। तो हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, हम एंडोक्राइनोलॉजी जो है इसमें कौन कौन से पार्ट्स हमारे आते हैं या कौन कौन सी जो इसमें फिजियोलॉजी या एनाटॉमी जो है हम क्या क्या पढ़ते हैं इसमें। सो फर्स्ट वी विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, रादर वी में से एंडोक्राइनोलॉजी। हम लोग जो है वो देखेंगे कि एंडोक्राइनोलॉजी से हम क्या मीन करते हैं। So actually the science of structure and function of the endocrine glands and diagnosis and treatment of the disorders of the endocrine system is in the endocrinology. Rather we may say is called the endocrinology. तो ये वो साइंस है या वो स्टडी है जिसमें हम स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, हम इसमें एनाटॉमी ऑफ द डिफरेंट ग्लैंड्स एंड डिफरेंट एंडोक्राइन सेल्स पढ़ते हैं। उसके बाद जो फंक्शन वाला पार्ट है इसमें हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द डिफरेंट ग्लैंड्स, डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज वेल एज डिफरेंट एंडोक्राइन सेल्स। और फिर जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हम क्लिनिकल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लिनिकल अप्रोच में हम देखते हैं कौन कौन सी डिजीज़ जो रहती है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो रहते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी से एंड अकॉर्डिंगली वो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में। So basically we carry the definition that endocrinology is the study of the structure and the function of the endocrine glands as well as the various diagnosis and treatments of the disorders of the endocrine system. Next, endocrine glands or endocrine system. अभी हमने पढ़ा था endocrinology, हम कौन से पार्ट ऑफ साइंस को endocrinology पर बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या है, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जब भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं, हमारे जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, इसमें पहली बात जो स्ट्रक होती है वो ये है कि दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। दैट मीन्स दे डू नॉट सेक्रीट देयर सेक्रीशंस इनटू द डक्ट्स एंड दैट डक्ट्स देन सेक्रीट देयर सेक्रीशंस इनटू द ल्यूमन ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स दे डायरेक्टली जितना भी इनसे सिंथेसाइज होता है, जो भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये सेक्रीट करते हैं ऑन डेली बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस। ये स्टोर नहीं कर पाते हैं अपने में ज़्यादातर जो भी हैं हार्मोन्स। सो दैट डायरेक्टली सेक्रीट देयर प्रोडक्ट्स और हार्मोन्स। इनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो हार्मोन्स रहते हैं, इनको ये सेक्रीट करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जहाँ से फिर ये डिफ्यूज होता है इनटू द ब्लड कैपिलरीज और फिर ब्लड इसको पहुंचाता है बाकी टारगेट ऑर्गन्स तक, क्योंकि ब्लड का जो काम है वो तो सर्कुलेशन है। जब भी कोई भी चीज़ जो है ब्लड में चली जाती है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है ब्लड की वजह से तमाम बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। सिमिलरली जब हार्मोन चला जाएगा ब्लड में तो ये तमाम बॉडी में सर्कुलेट करेगा और अकॉर्डिंगली ये हार्मोन पिक किया जाएगा उस टारगेट सेल से जिसपे रिसेप्टर होगा इस हार्मोन के लिए। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर सम ऑफ द मोस्ट वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। व्हाई आर दीज वेस्कुलर टिश्यूज? बाय वेस्कुलर वी मीन दीज आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड, राइट। तो ये जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इनमें बहुत सारा ब्लड फ्लो रहता है। तो क्यों रहता है इनमें इतना सारा ब्लड फ्लो? तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम की जो डिपेंडेंसी रहती है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे रहती है, क्योंकि जब तक ना ये जो एंडोक्राइन सिस्टम्स का जो प्रोडक्ट्स रहते हैं दैट इज हार्मोन्स, जब तक ना ये ब्लड में चले जाएंगे तब तक ये टारगेट ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू अचीव दैट, जो भी हमारा जो मकसद है, in order to achieve that goal, to pass these hormones to the target
organs or target cells, these endocrine tissues or cells or glands are richly supplied with vascular tissues, are richly supplied with vascular blood. Now, considering that most hormones are required in very small amounts, circulating levels of hormones typically are low. ये हमने पता है, जो हार्मोन्स जो है ये उतने ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हमारे बॉडी में नहीं रहते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमने चाहिए होते हैं बहुत ही लो क्वांटिटीज़ में. इनका जो इफेक्ट होता है या एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही हाई रहती है. ये आगे जाके हम डिफाइन करने वाले हैं. तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स अंडर लो कंसंट्रेशन में भी अपना इफेक्ट जो है शो करते हैं. इसीलिए ये बॉडी के टिश्यूज में या बॉडी के फ्लूइड्स में बहुत ही कम लेवल में पाए जाते हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या आता है, व्हाट एक्चुअली इंक्लूड्स, और वी कैन से व्हाट एक्चुअली इज इंक्लूडेड इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स. देयर आर बेसिकली 5 strict endocrine glands that include pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal, and pineal glands. Now these are the strict endocrine glands. That means these are wholly and solely devoted to endocrine system. मतलब कहने का ये है कि जो ये सब ग्लैंड्स रहते हैं ये टोटली जो है इनकी जो टोटल फंक्शन रहती है, या हम बोल सकते हैं इनकी जो ओनली फंक्शन रहती है वो एंडोक्राइन फंक्शन रहती है, और ये किसी काम में हमारी मदद नहीं करते हैं. और इसके अलावा भी कुछ, इन एडिशन सेवरल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर नॉट एक्सक्लूसिवली क्लासिफाइड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स बट कंटेन सेल्स दैट सेक्रेट हार्मोन्स. इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गन्स, ऐसे भी टिश्यूज हैं जो कि एक्सक्लूसिवली क्लासिफाई नहीं किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बट दे कंटेन द सेल्स. उनमें सेल्स पाए जाते हैं जो कि सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स, जो कि फिर दैट कम इनटू द एंडोक्राइन सिस्टम. नाउ दीज इंक्लूड हाइपोथैलेमस, थाइमस, pancreas, ovaries, gonads, stomach, liver, small intestine, skin, adipose tissues, etc. So basically फर्क क्या रहती है स्ट्रिक्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है और जो बाकी नॉट एक्सक्लूसिवली जो ऑर्गन्स और टिश्यूज होते हैं उनमें फ़र्क क्या रहता है? वो यही है कि वो जो स्ट्रिक्ट ग्लैंड्स रहते हैं वो उनकी जो टोटल होली एंड सोली फंक्शन रहती है वो एंडोक्राइन फंक्शन रहती है. बाकी जो अदर ऑर्गन्स हैं इनमें इनकी और भी फंक्शन है. जैसे अगर हम पेनक्रियाज की बात करते हैं तो इट्स द मिक्स्ड ग्लैंड. ये बोथ endocrine as well as exocrine gland है. That's why we do not classify it as strict endocrine gland, right? तो उसके बाद हम जो है हम टुगेदर, चाहे हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे या एंडोक्राइन हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स या टिश्यूज है, तो ये सब हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं. So taken together, all endocrine glands and hormone secreting cells constitute the endocrine system. Okay. Now moving to the next slide, that's comparison between nervous system and endocrine system. या हम ये भी बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में जो आपस में जो we can say जो एक दूसरे पे इफेक्ट रहता है वो कैसा और क्या रहता है. जब भी हम कोई भी बॉडी के कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिव फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे जहन में पहले ही ये बात बैठती है कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड हो जाएंगे. सो बेसिकली द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम एक्ट टुगेदर टू कोऑर्डिनेट फंक्शंस ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम्स. दे टुगेदरली कंट्रोल, यानी ये जो है ये एक दूसरे की हेल्प से बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं. ठीक है जी. जो साइनेप्स रहता है हमने पढ़ा है, व्हाट्स अ साइनेप्स? इट्स अ साइनेप्स इज अ
meeting, or we can say junction, between neuron and neuron, right? Between neuron and a muscle, between neuron or a gland. So there are different types of synapses: chemical, electrical, or those we study in nervous tissue. So basically synapse जो होता है, synapses जो रहता है, वहां पे न्यूरो इम्पल्स ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर. अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एक मीडिएटर है, मैसेंजर मॉलिक्यूल है. सिमिलरली जब हम एंडोक्राइन की बात करते हैं तो यहां पे भी एक मीडिएटर मॉलिक्यूल रिलीज किया जाता है बाय एंडोक्राइन सेल्स और ग्लैंड्स. उस मीडिएटर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं हार्मोन. हमने बोला जो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम में सिमिलैरिटी है, इसमें सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि बोथ एक्ट बाय मीडिएटर मॉलिक्यूल्स, दैट्स मैसेंजर मॉलिक्यूल्स. अब एक में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, दूसरे में हार्मोन रहता है. ठीक. अब न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्क रहती है वो ये रहती है कि जो हार्मोन रहता है ये वो मीडिएटर मॉलिक्यूल होता है जो कि रिलीज इन वन पार्ट किया जाता है, और इसका जो फंक्शन होता है या एक्टिविटी होती है ये दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में होती है. And that means a hormone is a mediator molecule that's released in one part of the body but regulates the activity of a cell in other parts of the body. Whereas neurotransmitter की जो फंक्शन रहती है वो क्लोजर वेसिनिटी में रहती है. ये जहां पर रिलीज किया जाता है उससे विद इन सम मिली, वी कैन से माइक्रोमीटर्स और नैनोमीटर्स इसकी जो फंक्शन रहती है. ये एक्साइट करता है अगले न्यूरॉन को इंटरन्यूरॉनल सिस्टम में. जो मोस्ट हार्मोन्स रहते हैं ये एंटर करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसके बाद ये ब्लड में एंटर करते हैं, उसके बाद ये ब्लड से सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं जहां से ये डिलीवर हो जाता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बोथ जो न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन जो रहते हैं ये अपना इफेक्ट जो है ये एक्सर्ट अपना इफेक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स ऑन और इन द टारगेट सेल्स. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिसेप्टर्स रहते हैं वो या तो सेल के ऊपर हो सकते हैं या सेल के अंदर हो सकते हैं. तो ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे. तो हमने बोला जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं या हार्मोन्स होते हैं ये बोथ एक्सर्ट करते हैं अपने अपने इफेक्ट्स बाय बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स ऑन और इन देयर टारगेट सेल्स. साथ ही साथ हम बोलते हैं कि सेवरल मीडिएटर्स एक्ट एज बोथ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स. बहुत सारे ऐसे मीडिएटर्स भी हैं जो कि हार्मोन्स भी एक्ट करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी एक्ट करते हैं, जिसमें सबसे फेमिलियर जो एग्जांपल है, सबसे अच्छी जो एग्जांपल रहती है वो नॉरएपिनेफ्रिन रहती है, जो कि रिलीज किया जाता है बाय द न्यूरोट्रांसमीटर एट पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स. यानी जो नॉरएपिनेफ्रिन रहता है इट फंक्शंस एज न्यूरोट्रांसमीटर एट पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स and it functions as a hormone in chromaffin cells of the adrenal medulla. तो हम बोल सकते हैं जो नॉरएपिनेफ्रिन रहता है ये एक मीडिएटर मॉलिक्यूल रहता है जो कि फंक्शन करता है एज बोथ हार्मोन एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर. ना जो रेस्पॉन्सेज रहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम ये ऑफन स्लोअर रहता है, राइट? Responses of the endocrine systems are often slower than the responses of the nervous system. Although some of the hormones act within milliseconds, most take several minutes or several hours or several days to cause a response. तो again हम एक और जो difference बताते हैं between the endocrine system और nervous system है वो यह है कि इनकी pace क्या रहती है, speed of the action क्या रहती है. तो हम बोलते हैं जो नर्वस सिस्टम है ये एक्सर्ट करता है अपना इफेक्ट विद इन मिली सेकेंड्स, वेल एज जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इट मे टेक टाइम, इट मे टेक फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स और इवन मोर, फ्यू डेज. द इफेक्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम्स आर जनरली ब्रीफर देन दोज ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. जो एंडोक्राइन सिस्टम जो रहता है इसका जो मीडिएटर मॉलिक्यूल रहता है वो हार्मोन, वो जो अपना इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म पर फॉर लॉन्गर टर्म्स. फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका इफेक्ट रहता है फ्रॉम ग्रोथ फेज,
जो स्पर्मेटोजेनेसिस रहती है फ्रॉम ग्रोथ फेज, उसके बाद जो दूसरा फेज आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, ग्रोथ फेज, एंड देन डिफरेंट फेजेस में रहता है उसका इफेक्ट। लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट रहता है वो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो ही नर्व एक्साइट हुई, इसने इम्पल्स कैरी किया टुवर्ड्स अनदर नर्व, उसके बाद ये क्लोज हो जाते हैं इसकी फंक्शन, राइट। द nervous system acts on a specific muscle and glands, राइट। नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्पेसिफिक मसल्स और ग्लैंड्स पे अपना इफेक्ट शो करता है। वेल एज जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसका जो अप्रोच रहता है वो मच ब्रॉडर रहता है। इट हेल्प्स टू रेगुलेट वर्चुअली ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी सेल्स, राइट। तो हम बोलते हैं कि जो हार्मोन्स रहते हैं इनका इफेक्ट ऑल बॉडी पार्ट्स पे रहता है। उसके बाद हम कंपैरिजन करने वाले हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम्स, इनकी फंक्शंस पे। सबसे पहले हम देखेंगे जो नर्वस सिस्टम है, इसमें मीडिएटर मॉलिक्यूल कौन रहता है। हमने पहले ही देखा कि इसमें जो मीडिएटर मॉलिक्यूल रहता है वो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ये रेस्पॉन्स करता है टू द नर्व इम्पल्स, लोकली रेस्पॉन्स करता है। और एंडोक्राइन सिस्टम में जो मीडिएटर मॉलिक्यूल रहता है वो हार्मोन रहता है, एंड हार्मोन्स आर डिराइव्ड, हार्मोन जो होता है वो डिलीवर्ड टू टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड। जो हार्मोन रहता है इसको ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक डिलीवर करता है। उसके बाद साइट ऑफ मीडिएटर एक्शन, जो साइट रहती है यानी जो नर्वस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनकी जो साइट ऑफ मीडिएटर एक्शन वो क्या रहती है, क्लोज जो नर्वस सिस्टम में है इनका जो मीडिएटर है वो क्लोज टू द साइट ऑफ रिलीज एट साइनेप्स एक्शन करता है। कैसे एक्शन करता है, ये बाइंड हो जाता है बाय द रिसेप्टर्स इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सिमिलरली एंडोक्राइन सिस्टम के जो साइट ऑफ रिलीज होता है वो यूजुअली फार होता है फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एक्शन। सो अगेन इट आल्सो बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स इन और ऑन द टारगेट सेल्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ टारगेट सेल्स जो रहते हैं, टाइप्स ऑफ टारगेट सेल्स इन केस ऑफ नर्वस सिस्टम्स और मसल्स, जिसमें स्मूथ मसल्स आती हैं, कार्डियाक मसल्स आती हैं, स्केलेटल मसल्स आती हैं, ग्लैंड सेल्स, अदर न्यूरॉन्स। ये जो नर्वस सिस्टम के टाइप्स ऑफ टारगेट सेल्स रहते हैं। वेल एज जो टाइप्स ऑफ टारगेट सेल्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम रहते हैं वो सेल्स थ्रू आउट द बॉडी रहते हैं। हमने पहले ही पढ़ा, ये अपना इफेक्ट शो करता है सेल्स थ्रू आउट द बॉडी पर। उसके बाद जो टाइम ऑफ द ऑनसेट ऑफ एक्शन, टाइम टू ऑनसेट ऑफ एक्शन जो रहता है, टिपिकली विद इन मिली सेकेंड्स जो है न्यूरोट्रांसमीटर अपना इफेक्ट शो करता है। वेल एज जो मीडिएटर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। फॉर एग्जाम्पल दैट विल क्रिएट देयर इफेक्ट विद इन अ सेकेंड्स टू आवर्स और डेज और इवन मोर। सो एक्चुअली वी कैन से the time to onset of action in case of nervous system is very fast, whereas in case of endocrine system it's a bit lower. Duration of action in case of nervous system, जो भी हमारा टारगेट ऑर्गन और टारगेट टिश्यू पर एक्शन जो रहती है वो ब्रीफर रहती है, मिली सेकेंड्स के लिए। whereas ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इन केस ऑफ endocrine system वो जनरली लॉन्गर रहती है, from several seconds to several days or maybe more. So this was all about the introductory part of the nervous and endocrine system or comparison. Now in the next lectures we will see what's a hormone, and then what are different types of hormones, and how these act on target cells. Thank you very much.